An operating system is a program then act as an interface between the software and hardware. आप सभी को ये डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ टाइम्स हमने याद कर लिया था. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम then act as an interface between the software and hardware. It is an integrated set of specialized program used to manage overall resources and operation of the computer. तो it is an integrated set of specialized program. अभी ये क्या करता है कि रिसोर्सेस और ऑपरेशंस को मैनेज करता है, जैसे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में पढ़ लिया है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंट्रोल, आपको ये भी पता है. तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, एरर डिटेक्शन एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मेन पार्ट ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द डेटा गैदर हो जाएगा इजीली. तो अटैकर आल्सो फोकस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अटैक को कभी कभी प्रेफर किया जाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मेनी सिक्योरिटी फ्लॉज इन द हेडलाइन आरंट न्यू. There are variant of vulnerabilities that have been found around for a long time in Unix and Linux, such as remote procedure call. That was the blaster worm use. अभी देखो, रिमोट प्रोसीजर से हम कॉल करते हैं, पिंग करते हैं ना एड्रेस, मतलब दूसरे प्रोसेस मतलब अनदर पीसी से अगर हम किसी दूसरे पीसी को कॉल करते, तो इससे भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होता है, कॉल मिलता है. यस फ्रीज है. यस स्क्रीन फ्रीज झाली आहे. ओके. अभी ओके क्या? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हेलो, विजिबल है क्या स्क्रीन? फिर Yes, से ओपन ma'am. करो. ओके, देन मेनी देखो, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ये रहता है कि ड्रॉबैक वहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सो ड्यू टू दैट अगर अटैकर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही किया, मतलब अटैक किया, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इजीली गैदर हो सकते हैं. जैसे सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन गैदर होगा, हार्डवेयर को हम इजीली आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क के सेटिंग्स चेंज हो सकते हैं, एंड मेनी मोर लाइक दैट. सो जितना हो सके हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर रखना है. सो अगर विंडोज की अगर बात करेंगे तो विंडोज इज हैविंग सम पुअर सिक्योरिटी मैनेजमेंट दैन द लाइनेक्स और यूनिक्स एनवायरनमेंट. सो जैसे मैंने आपको जब प्रैक्टिकल्स बताए थे तभी भी बताया था कि यूनिक्स में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है, वहाँ पे वायरस अटैक होने के भी चांसेस कम रहते हैं, और विंडोज़ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइनेक्स यूनिक्स से ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज ओएस इन द वर्ल्ड. इट आल्सो द मोस्ट वाइडली हैक because Microsoft doesn't care as much about the security. माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज बनाए सिर्फ वर्जन बनाते गए, लेकिन सिक्योरिटी उतना स्ट्रांग नहीं बनाया है. तो जैसे यूनिक्स में हमारा 3 टाइम्स सिक्योरिटी रहता है, ओनर, ग्रुप ओनर, देन अदर यूजर्स, ऐसे 3 लेवल के परमिशंस होते हैं. परमिशन जब तक नहीं होते फाइल ना एडिट होता है, ना ओपन होता है, ना रीड राइट होता है. तो ऐसे स्ट्रांग सिक्योरिटी विंडोज में अवेलेबल नहीं है. दे आर जस्ट पब्लिशिंग देयर नंबर ऑफ वर्जन्स, एंड विंडोज के सारे वर्जन हमें परचेस करने पड़ते हैं. और बाकी सारे जो लाइनेक्स वाले वो तो ओपन सोर्स है. तो माइक्रोसॉफ्ट इज द इजियर वेंडर टू पिक अप ऑन. एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज ये है कि उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड. सो मोस्ट ऑफ द यूजर उसको प्रेफर करते हैं. देन
ओके सो just a minute. So number okay. तो विंडोज के जो फीचर्स है वो अच्छे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा है, इजीली नंबर ऑफ यूजर्स उसको समझ सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनाए गए हैं। देन जैसे रिमोट प्रोसीजर कॉल से इजीली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। समटाइम्स अगर अटैकर के पीसी के साथ अगर कम्युनिकेशन हो गया तो मोस्ट ऑफ द पीसी का डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा उसके साथ कम्युनिकेट और एक्सचेंज हो सकता है। सो मोस्ट विंडोज अटैक्स आर प्रिवेंटेड इफ द पैचेस वेयर प्रॉपरली अप्लाइड। पैचेस मतलब जो भी लूप होल्स है उसको प्रॉपरली अगर क्लोज किया जाएंगे तो कोई भी सिक्योरिटी अटैक नहीं हो पाएगा। मतलब ऑल द एंट्रीज अगर हम क्लोज रखेंगे, मतलब सारी जितने भी प्रोबेबल चांसेस है जहाँ से अटैकर अटैक कर सकता है वो सारे अगर क्लोज रहेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। देन मोस्ट विंडोज अटैक आर प्रिवेंटेड इफ द पैचेस वेयर प्रॉपरली अप्लाइड। आरपीसी से ज्यादा प्रॉब्लम अटैक के हो सकते हैं, विंडोज अटैक के। सो हमें अगर वो अवॉइड करना है ना, तो हमारे पैचेस मतलब जो लूप होल्स है जहाँ पे एंट्री हो सकती है उन सभी डोर्स को, कनेक्शंस को हमें क्लोज रखना है, प्रॉपरली सिक्योरिटी रखना है, पासवर्ड रखना है। और जितना जहाँ तक हो सके बाकी वाले एंट्रीज को डिसेबल करके रखना है, एंड लाइक दैट। ओके, देन मच vulnerabilities have been published for Windows operating system. Some of the common vulnerabilities found in all versions of Windows are DOS, remote code execution, memory corruption, overflow, SQL injection, then XSS, HT. These are the ये क्या है कि probable vulnerabilities, मतलब these are the common method mostly used for the Windows operating system for attack. So इनमें से कुछ भी जो अटैकर है वो यूज कर सकता है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ vulnerabilities detected where the gaining privilege, प्रिविलेज मतलब एक्सेस परमिशन अगर है तो इजीली हम उस फाइल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि फाइल के अपडेशन जो परमिशन है वो विंडोज में कम है एज कम्पेयर टू लाइनक्स। तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम होने की वजह से विंडोज में ज़्यादातर फाइल्स इजीली करप्ट हो सकते हैं। तो ड्यू टू दिस ease of use of Windows, many organizations have moved to the Microsoft platform for their networking needs. Many businesses, especially the small to medium size ones, depend on the Windows OS for network usage. आपको ये पता है कि विंडोज में विंडोज प्लेटफॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं, एंड बिजनेस में नेटवर्क यूसेज के लिए भी विंडोज ओएस, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, मोस्टली ये सारे जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर किया जाता है बिग ऑर्गेनाइजेशन में। When the Windows and other Microsoft software are attacked, especially by a widespread internet-based worm or virus, hundreds of thousands of organizations and millions of computers are affected. अगर वहाँ पे कोई वर्म डाल दिया, वायरस डाल दिया, तो विद इन स्मॉल टाइम बहुत सारे पीसी अफेक्टेड हो सकते हैं। सो मेनी वेल नोन अटैक अगेंस्ट विंडोज कैन लीड टू, तो ये वाले जो अटैक्स है वो आ सकते हैं। और इस तरह से अगर अटैक आ गया विंडोज में तो क्या क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा, पासवर्ड क्रैक करके बहुत बड़ा डेटा कॉपी कर सकते हैं, डॉस अटैक होकर सिस्टम को कम्प्लीटली डंप किया जा सकता है,
एंटायर डेटाबेस करप्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। देन जो फीचर्स है एक्सपी के वो आप मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब डिसेबल्ड हो सकते हैं। जो प्रॉपरली हमें टाइम टू टाइम जो क्या फीचर्स हम यूज कर रहे हैं, अपडेशन यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देन मेनी मोर प्रॉब्लम्स हमें विंडोज में आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वेल नोन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको काउंटर मेजर्स और प्रिकॉशन क्या लेना है कि पैचेस आपके स्ट्रांगली, मतलब पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। और हर फाइल जो भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल है उसको डबल पासवर्ड, मतलब जैसे हमारा लॉगिन पासवर्ड तो होता ही है, लेकिन फाइल के लिए सेपरेट पासवर्ड भी आप असाइन करेंगे। और उसके जो परमिशंस है, परमिशंस फॉर अदर्स, उसको डिसेबल करके रखेंगे राइट का। देन उसकी वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या हो सकता है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ द लेटेस्ट फ्लेवर ऑफ यूनिक्स, आपको पता है। यूनिक्स के नंबर ऑफ वर्जन्स बनाए गए हैं लाइनक्स एनवायरनमेंट के, तो उनके अलग अलग नाम है। एंड ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम आर ओपन सोर्स। ओके, तो ओपन सोर्स है, इसलिए लाइनक्स के यूनिक्स के बहुत सारे वर्जन्स डे बाय डे इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। और जितने ज़्यादा आते जाते हैं उतने वो यूज भी किए जाते हैं। एंड एज कम्पेयर टू विंडोज देर आर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, but still there is a chances of some operating system attacks. It is the competitor for Microsoft OS. The common misunderstanding is that Windows is the most insecure operating system, and however Linux and most of the other Unix variants, मतलब उसके other operating system क्या है, same security vulnerability as other operating system. Hackers are attacking Linux because of its popularity and growing usage. तो हैकर से लाइनक्स को भी इजीली अटैक कर सकता है। बिकॉज क्यों अटैक कर सकता है, बिकॉज इट्स फ्री, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स में कोड इजीली अवेलेबल होता है, तो अटैकर को कोड कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ से लॉगिन करना है, ये वाला इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इजीली गैदर हो सकता है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टॉलिंग लाइनक्स, बट जैसे हो सकता है कि ओपन सोर्स होने की वजह से कोड अटैकर अगर समझ गया तो उसमें चेंजेस करना, कहाँ से एंट्री करना, वो थोड़ा बहुत नॉलेज गूगल से और अपडेशन का देख सकता है और उसमें भी चेंजेस कर सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इजी वे है अटैक करने के लिए, ऐसे कंसिडर किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेबसाइट हैकिंग इज द इजीएस्ट वे फॉर द हैकिंग। अभी यूनिक्स जो है, तो यूनिक्स के वर्नेबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं। वर्नेबिलिटीज एंड हैकर अटैक अगेंस्ट लाइनक्स आर अफेक्टिंग अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ई कॉमर्स कंपनीज यूज कर रहे हैं लाइनक्स अभी, तो उसमें भी क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि है उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिक्योरिटी की मतलब परमिशंस की वहाँ पे चांसेस है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ओपन सोर्स की वजह से कोड में हमें चेंजेस कहाँ पे करना है वो समझ में अगर आ गया अटैकर का, तो वो सेम कोड को मतलब अपडेशन का लिंक भेज के उस कोड में चेंजेस कर सकता है। ओपन सोर्स है तो उसमें अपडेशन के लिए एक सिंपल लिंक भी भेज दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस हो सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होगा, पासवर्ड क्रैक हो सकता है, डॉस अटैक हो सकता है, या फिर कोई डेटाबेस जो है वो करप्ट या फिर डिलीट हो सकता है। तो दीज आर द मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ लाइनक्स। लाइनक्स और यूनिक्स के सेम वर्नेबिलिटीज है जो दोनों तरफ आ सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग वाला टर्म समझा आप लोगों को। यस, हु इज टॉकिंग। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी। हेलो, मैसेज है मुझे वॉइस नॉट क्लियर करके। येतोय मॅम आवाज। ओके, तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्नेबिलिटीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हैक हो सकता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सेम वे एप्लीकेशन हैक होने के। एप्लीकेशंस
जैसे ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है। तो ये वाले नंबर ऑफ एप्लीकेशन डे बाय डे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशंस भी हैक हो सकते हैं। Messaging system are those email and instant messaging application that we depend on are often hacked within a network. अभी वो कैसे हो सकते हैं? वेट अ मिनट। हेलो, ओके। देन एप्लीकेशन के हैकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो मैसेजिंग को हैक किया जाता है। मैसेजिंग सिस्टम मतलब ईमेल्स को हैक किया जाता है। अभी देखो, मैसेजिंग सिस्टम में जैसे ईमेल से अगर हैक होते हैं तो उसमें नॉर्मली ईमेल्स में जो कंटेंट्स है ना वो चेंज हो सकते हैं, जो एक्चुअल ईमेल्स आने वाले हैं उसमें, और इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। या फिर अनदर मैसेज, जैसे कोई ईमेल्स को हैक कर रहा है, जो ईमेल्स कम्युनिकेशन हो रहा है, सपोज मी एंड अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कोई थर्ड पर्सन ग्रैब कर रहा है, तो वो भी हैकिंग के अंदर कंसिडर हो सकता है। तो because the messaging software, both the software and client level is vulnerable because network administrator forget about securing this system. Believe that antivirus software is all that needed to keep trouble away and ignore the existing. तो उसके लिए एप्लीकेशंस के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना के रखे। यूज नंबर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर देयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर सकते हो। पैचेस जो है, जो क्लोज सारे एंट्री जहाँ से है उसको क्लोज करके और डिसेबल करके रख सकते हो। सो ये वाला पार्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हो, और एप्लीकेशंस के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। जैसे कोई अननोन फाइल अगर आएगा तो उसका मैसेज आएगा वर्म है, या फिर ऐसे डिटेक्ट करते रहेगा वो फाइल्स को, तो ऐसे मैसेजेस और नोटिफिकेशन इजीली आते रहते हैं। मैसेजिंग सिस्टम वर्नेबिलिटीज। Email and instant messaging application are hacking target. In fact, email systems are some of the most targeted. A ton of vulnerabilities are inherent in messaging system. The following factor can create weakness. Security is rarely integrated into software development. Convenience and usability often outweigh the need of security. And many of the messaging protocol were not designed with the security. तो उसका मेन वीकनेस ये है कि सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल बनाए उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ने यूज़ किया है। तो मोस्ट ऑफ द वर्नेबिलिटीज मतलब टर्न ऑफ मतलब मैक्सिमम जो हैकिंग हो रहा है वो मैसेजिंग सिस्टम और ईमेल सिस्टम से हो रहा है। मेनी हैकर अटैक अगेंस्ट द मैसेजिंग सिस्टम आर जस्ट माइनर नॉनसेंस। others can inflict serious harm on your information and your organization reputation. वो क्या करते हैं, मेलवेयर को ट्रांसमिट करते हैं, सर्वर को क्रैश करते हैं, वर्क स्टेशन से रिमोट प्रोसीजर के थ्रू कंट्रोल करके ऑब्टेन करते हैं, कैप्चर और मॉडिफाई करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देन ईमेल्स के डेटाबेस और सर्वर्स को गैदर कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, लॉग फाइल्स, वर्क स्टेशन, हार्ड ड्राइव्स, मैसेजिंग इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंटरनल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो ये वाला जो इजीली जो पॉइंट है वो एप्लीकेशन हैकिंग में पॉसिबल है। तो इतना सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो सकता है ड्यू टू एप्लीकेशन हैकिंग। सो अटैक करने से पहले ही हमें क्या करना है कि हमारे सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। तो ईमेल को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो स्ट्रांग पासवर्ड दो, जिसमें आपका नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ ना हो, आपका अलग पासवर्ड होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट कहीं तो भी आप उसको लिख के रखो। स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी उसको गेस ना कर सके। नॉर्मली पासवर्ड गेसिंग किस तरह से होता है कि सभी के नाम पासवर्ड में उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ होता है या फिर टेलीफोन मोबाइल नंबर होता है।
तो इससे इजीली पासवर्ड गैस किया जाता है और हैक किया जाता है। तो इसमें ईमेल अटैक इजीली पॉसिबल है। तो हमें ईमेल अटैक में क्या क्या आता है? Many people rely on the internet for many of their professional, social, and personal activities. But there are also people who attempt to damage our internet connected computers. Is a universal service जिसको huge number of अभी हर person का एक separate email ID है। तो most of the major vulnerabilities जो है organization वो email attack के through आ सकती है। email में क्या problem है कि ईमेल का जो मेथोडोलॉजी है, प्रोसीजर है, जैसे सेम अल्गोरिदम है, वो इजीली हैक हो सकता है कि ईमेल में क्या है, सिर्फ सेंड करना है और उसको सेंड करना है या फिर रिसीव करना है। तो उसका जो अल्गोरिदम है वो इजीली अटैकर को ग्रैब कर सकता है और उसकी वजह से वो ईमेल को अटैक कर सकता है। और दूसरा है कि उसका पासवर्ड अगर स्ट्रांग नहीं तो किसी भी ईमेल को हम हैक कर सकते हैं। देन different email attacks are email bomb and banner. email bomb क्या होता है? email bomb can crash a server and provide unauthorized administrator access. डायरेक्टली सर्वर को क्रैश करता है। ईमेल जो है, ईमेल अटैक इज पर्टिकुलरली पर्सन का सिंपल सिंगल खुद का जो सेम ईमेल आईडी उसको हैक कर रहा है, लेकिन ईमेल बॉम्ब जो है वो कंप्लीटली सर्वर पे अटैक कर रहा है। उसकी वजह से पूरा का पूरा सर्वर क्रैश हो सकता है। तो they attack by creating DOS conditions against your email software, even your network internet connection, by taking up so much bandwidth and requiring so much storage space. An email bomb is a form of internet abuse which is penetrated through the sending of massive volumes of emails to a specific email address with the goal of overflowing the mailbox and overwhelming the mail server hosting the address. Email bomb is also known as letter bomb. Different email bomb attack are as attachment, overloading attack, connection attack and auto responder attack. तो कुछ कुछ जो अटैचमेंट, कुछ कुछ जो ईमेल्स आते हैं ना अननोन पर, अननोन मतलब जो हमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको नॉर्मली उनके जो अटैचमेंट्स है उनको ओपन नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से भी डंप हो सकता है अटैक, मतलब कोई भी लिंक हो सकता है उसमें जिसकी वजह से डेटा ग्रैब, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन ग्रैब हो सकता है। अटैचमेंट ओवरलोडिंग अटैक, ये देखो ये अटैचमेंट ओवरलोडिंग अटैक क्या होता है? An attacker can create an attachment overloading attack by sending hundreds of thousands of email with view very large attachments. Attachment है बहुत बड़े बड़े attach files होते हैं ना, same way. Attachment overloading attack may have a couple of different goals. The whole email server may be targeted for a complete interruption of service with this failure like storage overhead and bandwidth blocking. So उसकी वजह से क्या होता है कि स्टोरेज ओवरहेड हो सकता है या फिर बैंडविड्थ ब्लॉक हो सकता है। मीन्स क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े ईमेल सेंड करते हैं जहाँ पे अटैचमेंट होगा और वो अटैचमेंट ओपन करते बराबर हमारे सिस्टम का स्टोरेज ओवरलोड या फिर बैंडविड्थ ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी स्टोरेज ओवरलोड क्या होता है? मल्टीपल लार्ज मैसेजेस कैन क्विकली फिल द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन ईमेल and if the message aren't automatically deleted by the server or manually deleted by the इंडिविजुअल यूजर। तो स्टोरेज ओवरहेड का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने उस लिंक को क्लिक किया तो लॉट्स ऑफ ईमेल्स कंटिन्यूअसली आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएंगे एंड वो जो ईमेल्स आएंगे वो ना ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे ना सर्वर से मैन्युअली आप उसको डिलीट कर पाएंगे और उसकी वजह से स्टोरेज ओवरहेड मतलब ज्यादा स्टोरेज यूज किया तो तब ओवरहेड का प्रॉब्लम आता है ना, उस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। And this can create a serious DOS problem for your email system, either crashing, हमारे सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। जैसे 100 MB फाइल अटैचमेंट सेंड किया 10 टाइम्स टू 80 यूजर्स, इट कैन टेक 80 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस। मतलब 100 MB का कोई फाइल अटैचमेंट में अटैच करके सेंड किया कर दिया अटैकर ने और वो 10 बार वही जो अटैचमेंट वाला फाइल है वो 10 बार 80 यूजर्स को सेंड किया और 80 यूजर्स ने अगर उसको ओपन किया तो हमारा 80 GB तक का स्टोरेज स्पेस जो है वो ओवरहेड मतलब वेस्टेज हो रहा है। तो इस तरह से वो हमारे सिस्टम को डंप कर सकते हैं। देन बैंडविड्थ ब्लॉकिंग,
An attacker can crash your email service or bring it to crawl by filling the incoming internet connection with a junk. Even if your system automatically identifies and discard obvious attachment attack, the bogus message ate resources and delay processing of valid messages. तो बैंडविड्थ ब्लॉकिंग क्या करता है, हमारे बैंडविड्थ को मतलब जो इंटरनेट के स्पीड को है, कनेक्शन के जो इजीली हमारे ईमेल हम ओपन कर पा रहे, तो उसमें थोड़ा सा बैंडविड्थ का ब्लॉक करेगा, थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा. बोगस मैसेजेस और रिसोर्सेस या फिर डिले प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड मैसेजेस, मतलब डिलेड मैसेजेस आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है. अगर हमें अटैचमेंट ओवरलोडिंग अटैक नहीं आने देना है, अटैचमेंट ओवरलोडिंग क्या अटैक क्या है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो ये देखो, ये अटैचमेंट की वजह से जो अटैक आता है ना, मतलब ईमेल में जो अटैचमेंट सेंड किया है उसके वजह से जो अटैक होता है उसको अटैचमेंट ओवरलोडिंग कहते हैं. और उसके दो टाइप थे, स्टोरेज ओवरलोड है, बैंडविड्थ ब्लॉकिंग. तो उसकी काउंटर मेजर ये है कि लिमिट द साइज ऑफ आइदर ईमेल और ईमेल अटैचमेंट, चेक फॉर द ऑप्शन ईमेल कंटेंट फिल्टरिंग एंड. अगर हम पहले से ही ईमेल के अगर अटैचमेंट की साइज अगर लिमिट में सेटिंग्स में अगर सेट करके रखते हैं तो हमें बड़े साइज का ओपन नहीं होगा या फिर आएगा ही नहीं. और लिमिट ईच यूजर स्पेस ऑन द सर्वर, दिस डिनाई लार्ज अटैचमेंट फ्रॉम बीइंग रिटर्न टू द डिस्क, लिमिट मैसेज साइज फॉर इनबाउंड एंड इवन आउटबाउंड मैसेजेस. तो पहले से ही अगर यूजर के लिए एक लिमिट स्पेस कर दिया तो लार्ज अटैचमेंट ना ही कोई उसमें लिख सकता है, ना उसको सेंड कर सकता है, ना ही उसमें आ सकता है. देन कनेक्शन अटैक, कभी कभी जैसे सेकेंड टाइप का अटैक जो है वो कनेक्शन. देन हैक, ये वाला पार्ट समझा क्या अभी जो बताया मैंने? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ईमेल अटैक. देख रहे हैं हम, ईमेल अटैक में पहला वाला देखा हमने. ईमेल अटैक्स के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं, ईमेल अटैक मतलब मैसेजिंग सिस्टम अटैक देख रहे हैं. और ईमेल अटैक के अंदर सबसे फर्स्ट वाला पार्ट देखा आपने, अटैचमेंट की वजह से आने आने वाले अटैक्स. और दूसरे है कनेक्शन वाले अटैक, कनेक्शन में ही प्रॉब्लम. A hacker can send a huge amount of emails simultaneously to the address on your network. This connection attack can cause the server to give up or servicing any inbound or outbound TCP request. This can lead to complete server lockup or crash, often resulting in a condition where the attacker is allowed an administrator or root access to the system. This attack is often carried out as a spam attack. कुछ हैकर जो है वो कंटिन्यूसली ह्यूज अमाउंट ऑफ ईमेल्स हमें सेंड करते रहते हैं जो हमने सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं. और इतने मैसेजेस आते कि सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करना, मतलब जैसे सर्विसिंग जो देना है वो स्टॉप कर देते. और ऐसे सर्विसेज जो स्टॉप हो गए ना, तो कुछ अटैकर उनकी तरफ उनका कंट्रोल लेके खुद मतलब लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं हमारे ईमेल के लिए. और वो सारे जो मैसेजेस है वो नॉर्मली हमारे स्पैम में आते हैं, इसलिए उसको स्पैम अटैक भी कहा जाता है. तो इसकी वजह से हमारा कंप्लीट सर्वर जो है वो लॉक या फिर क्रैश हो सकता है, जिसकी वजह से हमें कोई बाहर से मैसेज नहीं आ सकता, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सर्विसेज जो है इनबॉक्स और आउटबॉक्स का वो सपोर्ट करेगा. अगर मेमोरी फुल कनेक्शन नहीं, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ ईमेल्स आ गए तो स्टोरेज फुल हो जाएगा. और स्टोरेज फुल हो गया तो कनेक्शन मतलब नेक्स्ट वाले आने वाले ईमेल कहाँ पे स्टोर होंगे, तो आने वाले ईमेल के लिए वहाँ पे स्टोरेज ही नहीं रहेगा, इसलिए वो सर्विस सर्वर जो प्रोवाइड करता है उसमें इनडायरेक्टली वहाँ पे स्टॉप हो जाती है. तो काउंटर मेजर ये है कि मेनी ईमेल सर्वर अलाउ यू टू लिमिट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर इनबाउंड कनेक्शन. It can be possible to completely stop unlimited amount of inbound requests. You can minimize the impact of the attack, and this setting limit the amount of server processor time. अभी जैसे अगर ये वाला अगर आपको स्टॉप करना है तो सबसे पहले कनेक्शन में कुछ लिमिट सेट करो कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कितने ईमेल्स साइज के ईमेल्स हो सकते हैं, एंड कितने ईमेल्स आप अलाउ करोगे, या फिर स्टॉप करना है आपको अनसब्सक्राइब कर दो. तो ये वाले सेटिंग्स अगर रखेंगे तो जैसे कनेक्शन अटैक वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऑटो रिस्पॉन्डर अटैक,
This is an interesting attack to find two or more user on the same or different email system that have autoresponder configured. Autoresponder is that annoying automatic email response you often get back from the random user. ऑटोमेटिकली हमारे हमने रिस्पॉन्स भी नहीं सेंड किया लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे ईमेल से रिस्पॉन्स जा रहे तो उसको ऑटो रिस्पॉन्डर अटैक कहा जाता है. A message goes to the mailing list of subscriber, then users have their email configured automatically respond back. And auto responder attack is a pretty easy hack. ये सबसे easy hacking है. इसमें ना फेक ईमेल आईडी बनाते हैं हमारे नाम का सेम और उस आईडी से ईमेल सेंड करते हैं तो ऑटो रिस्पॉन्डर में जो हमने सेंड भी नहीं किया वो मैसेजेस वहां से सेंड होते हैं. मतलब लगता है कि हमने सेंड किया बट अननोन पर्सन से वो डेटा सेंड किया जाता है. Many unsuspecting users and email administrator never know what hit them. The hacker send each of the two users an email from the other simply by masquerading as that. This attack can create a never-ending loop that bounces thousands of messages back and forth between the users. और ये ऑटो रिस्पॉन्डर क्या करता है कंटिन्यूअसली मैसेज सेंड करते रहता है फिर अटैकर की तरफ से मैसेज आते रहते हैं. तो ये क्या करता है इसकी वजह से ह्यूज कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है. अभी आपको एक काम करना है अगर आपको ईमेल अटैक पढ़ना समझना है ना तो आपके ईमेल्स के जितने सारे सेटिंग्स है ना वो सारे सेटिंग्स आप चेक करो. सेटिंग्स में आप लिमिट रख सकते हो क्या, आप अननोन यूजर्स को ब्लॉक कर सकते हो क्या, ये सारे सेटिंग्स आपको चेक करके देखने हैं. हाँ ईमेल अटैक के लिए क्योंकि हर एक के पास ईमेल है ना सबका ईमेल. तो सिर्फ आपको आपके ईमेल को ओपन करना है उसके सेटिंग्स में जाना है और हम अपने ईमेल को कितनी तरह से सिक्योर कर सकते हैं वो आपको चेक करना है. सिक्योर मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करो. अभी पासवर्ड सिंपल आपका नेम मोबाइल नंबर या बर्थ डेट मत डालो. दूसरा उसका लिमिटेशन रखो ईमेल अटैचमेंट का और अदर जो सेटिंग्स करते आएंगे वो सारे ट्राई करके देखना है. One of the first order of business for hacker when hacking an email server is performing a basic banner grab to see whether he can tell what email server software is running. बैनर का मतलब क्या रहता है लॉगिन स्क्रीन को बैनर वर्ड यूज किया जाता है. This one of the most critical tests to find out what the world know about your SMTP POP3 IMMP server. तो इससे इजीली गैदर हो सकता है इंफॉर्मेशन. पोर्ट नंबर 25 SMTP बैनर डिस्प्ले करता है. डू दिस एट कमांड प्रॉम्प्ट सिंपली एंटर द टेलनेट आईपी और होस्ट नम फ्रॉम दैट वी गेट द ईमेल सॉफ्टवेयर टाइप एंड वर्जन ऑफ दैट सर्वर इज रनिंग. अगर आपको ये चेक करना है ना तो आप सिंपली टेलनेट डालो और एक आईपी एड्रेस डालो होस्ट का नेम या फिर आईपी एड्रेस. तो विद इन अ सेकेंड आपको रिप्लाई में मिलेगा कि उसका ईमेल सॉफ्टवेयर टाइप क्या है, वर्जन क्या है, उसका कौन सा वर्जन रन हो रहा है. तो ये इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड में उस कमांड के एंटर होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले होता है. तो ये लॉगिन स्क्रीन की इंफॉर्मेशन होते हैं डिटेल्स जो इजीली अटैकर गैदर कर सकता है. जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम कल के लेक्चर में ही बताया था कि एसएमटीपी बैनर जो है वो सबसे एसएमटीपी अटैक जो है बैनर का मतलब जिससे हम लॉगिन स्क्रीन को हैक करते हैं वो सबसे इजी हैक है जिससे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली मिल सकती है. तो उसके लिए लास्ट टाइम भी ये बताया था कि उसके लिए काउंटर मेजर आपको ये रखना है कि बैनर में सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है और जहाँ तक हो सके लॉगिन स्क्रीन जो है वो डिसेबल्ड रखना है. पासवर्ड जो दिखाई देता है उसको पासवर्ड को नॉट टू शो करना है. पासवर्ड पे जैसे जो बैनर है बैनर के ऊपर ईमेल वर्जन, ईमेल एड्रेस, सॉफ्टवेयर टाइप वगैरह इतने सारे डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करने. इस तरह से आप बैनर को सिक्योर रख सकते हैं. ओके ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था आपको. देन तो फिर आप कौन से जनरल प्रैक्टिसेस करोगे जो ईमेल सिक्योरिटी से मतलब ईमेल अटैक से हमारे सिस्टम को सिक्योर करेंगे. तो सबसे पहला है यूज राइट सॉफ्टवेयर कैन न्यूट्रलाइज मेनी थ्रेट्स सच एज यूज मैलवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, ईमेल सर्वर बेटर. अच्छा ईमेल यूज करो मतलब ईमेल एड्रेस एज वेल एज मैलवेयर प्रोटेक्शन जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से उसको डाउनलोड करो.
यूज इनक्रिप्टेड मैसेज और मैसेजिंग सिस्टम। इनक्रिप्टेड मैसेज मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिखाया था आपको कि 1 के जगह पे लिखना है एंड ऑल, एक स्ट्रिंग दिखाई थी पीपीटी में। इनक्रिप्टेड मैसेज अगर आपको 100 लिखना है तो 100 की जगह पे आप LOO लिखो तो भी वो इनक्रिप्टेड मैसेज, मतलब दूसरे लैंग्वेज में आप उसको सेंड कर रहे हो लेकिन सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। और वो जो कोडिंग रहेगा वो आप दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। पुट योर ईमेल सर्वर बिहाइंड फायरवॉल, preferably in DMZ that's on different network segment from the internet and from your LAN। फायरवॉल होना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे आप यूज कर रहे हो अपना ईमेल है। देन डिसेबल अनयूज प्रोटोकॉल्स, जैसे मैंने बताया कि SMMP को आप डिसेबल करके रखो जहाँ से हमारा डेटा डिस्क्लोज ना हो। रन योर ईमेल सर्वर ऑन डेडिकेटेड सर्वर, अच्छे वाले सर्वर पे जहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग है वहाँ पे ओपन करो। लॉग ऑल ट्रांजेक्शन विद द सर्वर इन केस यू नीड टू इन्वेस्टिगेट मैलिशियस यूज। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके, सेंडिंग मैसेजेस, रिसीविंग मैसेजेस, वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो ताकि आप मैलिशियस एक्टिविटी कहाँ से हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे। इफ यूर सर्वर डजंट नीड ईमेल सर्विस रनिंग SMTP POP3 IMMP देन डिसेबल देम। जो प्रोटोकॉल नहीं लगते उसको डिसेबल करके रखो ताकि आपका बैनर मतलब लॉगिन स्क्रीन कोई देख ना सकेगा, ना ही आपके ईमेल को मॉनिटर कर पाएगा। एंड ईमेल फिल्टरिंग यूज करो कि जो अनसब्सक्राइब जो स्पैम मैसेजेस है वो ना आए। ये जितने भी दिए हैं ना वो सारे आपको ट्राई करके देखना है और अपने ईमेल के अटैक से अपने पीसी को, अपने ईमेल आईडी को स्ट्रांग बनाना है। एक्चुअली अटैक तो नहीं होगा, फिर भी आप अपने ईमेल को स्ट्रांग कैसे बना सकते हो वो आपको चेक करना है। ट्राई करोगे सभी? ट्राई करना है आपको ईमेल ओपन करके ये सारे, मतलब क्या क्या सेटिंग्स आप कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फ्रॉम अटैकर्स। ओके, तो अभी हमारे इस चैप्टर के 2 पॉइंट्स रिमेनिंग है। एक है वेब एप्लीकेशन हैकिंग एंड नेक्स्ट वन इज द डेटाबेस, सॉरी ये देखो अभी ये वाला पार्ट है हमारा, ये देखो वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस के अंदर आपको पढ़ना है मतलब वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हो ना उसमें भी हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा है डेटाबेस सिस्टम आपका हैक हो सकता है। तो ये वाले 2 पॉइंट्स रिमेनिंग है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आई थिंक नियर अबाउट 3 to 4 पेजेस रिमेनिंग है। तो कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट लेक्चर में? आप बोलो, आप अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट में ये चैप्टर आज कंप्लीट कर दूंगी। रिप्लाई फास्ट। हेलो हेलो ओके ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का अटैक लिया था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में रही हूँ मैं। ओके ठीक है ठीक है। तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अटैक देखे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अटैक में क्या विंडोज और लाइनक्स के ऊपर किस तरह से अटैक होता है वो बताया मैंने, और उसके बाद मैंने आपको बताया ईमेल्स के अटैक। तो ये वाला पार्ट था आज। आपको खुद पढ़ना भी है, वन साइड मतलब मेरे ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। आपको थोड़ा सा ये मैनुअल ओपन करके उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स, तब जाके आपको उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट